अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। और उसमें आज इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है। वो टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है जैसे कि आप पहले भी ग्रेविटी के मतलब कशिश शकल के मतलब थोड़ा बहुत आप लोग सुनते आ रहे होंगे। पिछली क्लासों में भी आपने सुना होगा ग्रेविटी जिसे कहते हैं, हम कशिश शकल जिसे कहते हैं। ग्रेविटी का हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो राउंड शेप है। ये ग्रेविटी है जिसकी वजह से समुंदर जो है वो जिनका पानी जो है वो अपनी जगह पर कायम है। ये ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम ज़मीन पे कायम रहते हैं, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे कदम रखते हैं, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे चलते हैं, कारें चलती हैं। ये ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी ग्रेविटी ना होती तो कुछ भी ना होता। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है इसको सबसे पहले जो कंसेप्ट था ग्रेविटी का, यानी कि जो जिसने दरियाफ्त किया था वो सर आइजक न्यूटन था। सर आइजक न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने ग्रेविटी का तस्वुर पेश किया। ठीक है, ये एक वाक़या था जिस वाक़े के पीछे ये बहुत से हरकत होते हैं। हम लोग जब अपने बचपन की मैं बात करूं तो हम चैप्टर पढ़ते होते थे एन एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक सेब नीचे ज़मीन पे गिरता है, और वो सर आइजक न्यूटन की के मुतल्लक ही था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर आइजक न्यूटन 1665 की एक शाम थी, सपहर या शाम का वक्त था 1665 को। वो अपने ऑर्चर्ड कहते हैं फलों के बाग को, ऑर्चर्ड के अंदर वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि वाई ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या वाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि ज़मीन सूरज के गिर्द ही क्यों घूमती है। ठीक है, तो वो ये सियारों की सूरज के गिर्द गर्दिश को जानने का राज की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही उस दरख्त से जिसके नीचे वो बैठा था एक सेब नीचे गिरा, यानी कि नीचे की तरफ गिरा। तो उन्होंने फिर गौर करना शुरू कर दिया कि तमाम चीज़ें जब गिरती हैं तो ज़मीन की जानिब क्यों आती हैं, जब हम गिरते हैं तो ज़मीन की जानिब क्यों आते हैं। गौर करने पर उसके जहन में ग्रेविटी का तस्वुर उभरा। उसने ना सिर्फ सेब गिरने की वजह जान ली, बल्कि ये वजह भी दरियाफ्त कर ली कि जिसके बाद सियारे सूरज के गिर्द और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, ये यूनिट ग्रेविटेशन से मुतल्लक ही उसके मुतल्लक यानी ग्रेविटेशन और ग्रेविटी जो है उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इस यूनिट को डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन अपने मुशाहदात की बुनियाद पर इस नतीजे पे पहुंचा कि वो फोर्स जो सेब को ज़मीन के पर गिरने का बायस बनी, वो फोर्स जो चांद को उसके ऑर्बिट में रखती है, इनकी नोयत एक ही है। इसने मज़ीद ये नतीजा भी निकाला कि कायनात में एक ऐसी फोर्स है जिसके बायस दुनिया में कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी जानब खींच रही होती है। हर जिस्म दूसरा जिस्म अपनी जानब खींच रहा होता है। इवन कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपके सामने ये पेंसिल पड़ी हुई है तो मैं इस पेंसिल को खींच रहा हूँ, पेंसिल मुझे खींच रही है। यानी कि एक ऐसी फोर्स होती है जिसके तहत कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन उसको कैसे क्लियर करेंगे। दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। किसी भी दो जिस्मों के दरमियान में बाहमी कशिश की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाएगी। एक तो इसकी ये डेफिनेशन है, और अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की क्या डेफिनेशन बनती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि कायनात में एक ऐसी फोर्स जिसके जरिए तमाम कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब ये जो फोर्स होती है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम आते हैं हम अपने असल टॉपिक की जानब, जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, पेश करने वाला कौन था, कब पेश किया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दूं आपको इसका। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय सर आइजक न्यूटन। लॉ को पेश करने वाले का नाम था आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। 1687 में उन्होंने अपनी फेमस बुक थी उनकी, और उस बुक का नाम मैं लिख देता हूँ, ये देखें आप सामने लिखा हुआ है कि नेचुरल फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। नेचुरल फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल जो असूल हैं उस पर जो कुदरती फिलोसफी है उसका जो जिक्र है, नेचुरल फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो किताब थी, इस किताब में न्यूटन ने अपने लॉज जो थे वो पेश किए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इस लॉ को दिस लॉ इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी, तो स्टेटमेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब फिर दोबारा पढ़ते हैं। देखें बेटा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। कायनात में एक ऐसी फोर्स जिसके तहत एवरीबॉडी, हर जिस्म इन द यूनिवर्स कायनात में अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, दूसरे जिस्म को विद द फोर्स, एक ऐसे फोर्स के तहत खींचता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मासिस के हासिल ज़रब के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के। ठीक है। अच्छा, अब आप सपोज कर लें देयर आर टू मासिस हैं, अट्रैक्ट्स ईच अदर विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। सपोज कर लें ये जिस्म 1 है m1, दूसरा जिस्म है m2, दोनों जिस्म एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। m1 फोर्स लगा रहा है m2 पर, रिएक्शन में m2 उतनी ही फोर्स लगा रहा है m1 पर। ठीक है, और दरमियान में ये d क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासिस के दरमियान का डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेरिवेशन करें, डायग्राम के हिसाब से डेरिवेशन करें, तो आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट मास एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m2। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये m1 और m2 के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आप देखें, अगर डायग्राम की तरफ देखें, तो अगर यहाँ पर दोनों मासिस के दरमियान में अगर आप फासला बढ़ाना शुरू करते हैं तो फोर्स कमज़ोर होती जाएगी। इट्स मीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी कम होगी। मासिस का दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा होने से फोर्स में कमी आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आएगी। और अगर आप दोनों के मासिस को बढ़ा दें तो मासिस का मैग्नीट्यूड बढ़ने से फोर्स भी बढ़ जाएगी। इसलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ आप लिख सकते हैं F इज, ये इसको कहते होते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन का मतलब होता है जब आप डायरेक्ट और इनवर्स को इकट्ठा कर लें, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बिटवीन देयर सेंटर्स। एंड व्हेन आई यूज साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वल करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। Here proportionality constant is called gravitational constant denoted by G. G is a proportionality constant known as gravitational constant. ठीक है, it is called universal constant of gravitation, या इसको हम gravitational constant भी कहते हैं, universal gravitational constant या gravitational constant. Its value same everywhere, हर तरफ इसकी वैल्यू सेम होती है। In SI units में इसकी कीमत होती है 6.673 बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि जी की कीमत इंतहाई कम होने की वजह से हमारे इतराफ में मौजूद इसाम के दरमियान कशिश की ग्रेविटेशनल फोर्स इंतहाई कम होती है, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि आप आपस में दो बंदे बैठे हुए भी एक दूसरे को, मैं कहता हूं कि दो बच्चे हैं, मिसाल तौर पर आप हो, आपकी फ्रेंड हो, आप आमने सामने बैठ जाएं। अगर आपकी फ्रेंड को अपना मास पता है, ठीक है, और आपको अपना मास पता है, अगर आप दोनों को अपना मास पता है तो दरमियान में मीटर रूल रखकर अपने दरमियान का डिस्टेंस मेजर कर लें। दोनों को अपने आप दोनों को अपना मास पता है ना। देखें, ये पहली स्टूडेंट का मास, ये दूसरी स्टूडेंट का मास, ये दरमियान में डिस्टेंस आ गया, ठीक है, और ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो होता ही सेम है इस सब के लिए। तो आप मेजर करके देखें, आपके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, वो आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, ये इतनी कम होती है ग्रेविटेशनल फोर्स कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन इजसाम को बड़े वाज़ेह फोर्स से अपनी जानब खींचती है। ठीक है, यानी कि जब ज़मीन खींचती है तो हमें महसूस होता है, ठीक, कि व्हेन वी फॉल ऑन द ग्राउंड वाई, जब हम गिरते हैं तो ज़मीन की जानब क्यों आते हैं। ठीक, अच्छा, ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न जो होता है वो इस जिस्म और ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स की कशिश का नतीजा होता है।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगला टॉपिक है, वो है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान में क्या रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है। उसकी मिसाल मैं आपको ये डायग्राम से देता हूँ। नोट करें कि मास m1 जो है, मास m1 जो है वो मास m2 के ऊपर फोर्स लगाकर उसे अपनी जानब खींच रहा है, जबकि मास m2 उतनी ही फोर्स लगाकर m1 को अपनी जानब खींच रहा है, लेकिन उसकी सिमत मुखालिफ है, डायरेक्शन मुखालिफ है। अगर मास m पर अमल करने वाली फोर्स को एक्शन फर्ज कर लिया जाए और मास m2 की पर अमल करने वाली फोर्स को उसका रिएक्शन कर लिया जाए, तो ग्रेविटेशन की कशिश की फोर्स के बाइस एक्शन और रिएक्शन मिकदार में मुसावी है, लेकिन डायरेक्शन में मुखालिफ है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ग्रेविटेशन की कशिश की फोर्स के बाइस एक्शन और रिएक्शन मिकदार में मुसावी लेकिन मुखालिफ होते हैं। ये न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून है, जो क्या होता है कि हर एक्शन का हमेशा एक मुसावी लेकिन मुखालिफ रिएक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ है, दिस लॉ यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो रिलेट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 5 चैप्टर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होता है तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।